Awesome. So today we will be discussing with you in detail that what this market uptrending move which you are seeing for last few years, what this means to you। और आप अपने कस्टमर्स का जब निवेश प्लान करते हैं या जब भी उनके निवेश को रिव्यू करते हैं तो आप इस ट्रेंडिंग मार्केट में क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए ना। आप सभी ने देखा होगा दोस्तों कि बहुत बार न्यूज आती है कि मार्केट ऑल टाइम हाई है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है और काफी फ्रॉथ बन गया है, कभी भी करेक्शन आ सकता है। तो जब आप ऐसे न्यूज सुनते हैं तो आप एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर, एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए। और जब आप अपने कस्टमर्स का निवेश करा रहे हैं या निवेश की रिव्यू कर रहे हैं तो इन चीजों का कैसे आप इंफॉर्मेशन को कैसे आप प्लान करें ताकि आप जो है एक करेक्ट डिसीजन ले पाए अपने कस्टमर्स के पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए। तो सबसे पहला चीज जो आपको समझना है वो ये कि दोस्तों जब हम कहते हैं कि मार्केट बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसका मतलब क्या है। वॉट वी मीन व्हेन वी से दैट मार्केट हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव और मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रोथ आ गया है, मार्केट बहुत महंगा है, इन सारी चीजों से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम मार्केट को हाई वैल्यूएशन या महंगा बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। हम एक बहुत ही बेसिक सा पैरामीटर को जज करते हैं जिसका नाम है पीई रेशियो। पी रेशियो का मतलब क्या है दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब मार्केट का जो भी वैल्यूएशन है वो हमें पी रेशियो से पता चलता है। whenever we are talking that मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है तो जनरली हम क्या देखते हैं, हम कहते हैं कि भाई मार्केट का पी रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब प्राइस क्या है, जैसे मैंने आपको बोला प्राइस है स्टॉक का प्राइस, ठीक है। तो पी रेशियो की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई जो स्टॉक के प्राइस है उसको जब हम उस स्टॉक की अर्निंग से डिवाइड करेंगे, क्वार्टरली अर्निंग, ईयरली अर्निंग से जब हम डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आता है। सपोज ये नंबर 20 का है, तो इस 20 जो नंबर आया इसको हम पी रेशियो बोलते हैं। आप देखिए पी रेशियो कौन कब कब बढ़ सकता है, जब प्राइस बढ़ेगा तो पी रेशियो बढ़ेगा, है ना। या जब अर्निंग घटेगी या अर्निंग नहीं बढ़ेगी तभी भी पी रेशियो बढ़ेगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है मतलब आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा है, अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है और अर्निंग नहीं बढ़ रही है तो आपका पी रेशियो बढ़ेगा। जैसा आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई होने का मतलब है कि पी रेशियो बढ़ गया या मार्केट एक्सपेंसिव हो गया। ये हमेशा नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर प्राइस बढ़ रहा है और अर्निंग भी बढ़ रही है तो आपका पी रेशियो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सपोज जो प्राइस है 100 रुपए से 120 रुपए हो गया और यहाँ पे अर्निंग थी से 25 रुपए, यहाँ पे अर्निंग जो बढ़ के है लेट्स से 30 रुपए हो गई। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे पी रेशियो 4 का था तो यहाँ भी पी रेशियो 4 का है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर स्टॉक प्राइस बढ़ा और उसके साथ अर्निंग भी बढ़ गई तो मेरा पी रेशियो नहीं बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब प्राइस बढ़ता जाए लेकिन अर्निंग ना बढ़े तो भी हम कह सकते हैं कि पी रेशियो बढ़ गया है और मार्केट महंगा हो गया है। या प्राइस बढ़ रहा है और अर्निंग घट रही है तभी भी, या प्राइस नहीं भी बढ़े लेकिन अर्निंग घट जाए तभी भी आपका पी रेशियो बढ़ जाएगा। और जब पी रेशियो बढ़ता है तो हम कहते हैं कि भाई जो मार्केट है वो महंगा हो गया या सस्ता हो गया। अगेन जो पी रेशियो है दोस्तों ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है, हम हिस्टोरिकल पी रेशियोज को देख के ये कहते हैं कि भाई मार्केट बढ़ा है या घटा है, या मार्केट महंगा हुआ या सस्ता हुआ। अभी अगर हम चाहते हैं ये पता करना भाई निफ्टी का पी रेशियो क्या है, तो मैंने आपके लिए एक फ्री रिसोर्स ढूंढ कर रखा है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली जो है मार्केट के पी रेशियो ने कैसा बिहेव किया है। लेट मी शेयर दैट स्क्रीन सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो देखिए दोस्तों, ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है niftypreratio.com। मैं ये वेबसाइट का लिंक आपको चैट में दे देता हूं ताकि आप भी खोल के देख सकें।
अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो है आपको जो है जो भी निफ्टी का जो पी रेशियो है वो आपको हिस्टोरिकल नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 2099 मतलब 1999 से अभी तक का 2000 2001 2002 2003 से 2024 तक का हर महीने का पी रेशियो दिख रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए जनवरी 1999 में 12.54 का पी था, और आप देखें आज की डेट में अगर आप देखें जुलाई का पी रेशियो क्या चल रहा है, 23 का चल रहा है। तो अगर आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे तो जो सबसे ज्यादा ग्रीन में है मतलब उस समय मार्केट की वैल्यूएशन बहुत कम थी। अगर आप रेड देखेंगे तो इसका मतलब है कि इस समय मार्केट की वैल्यूएशन सबसे ज्यादा थी। मतलब अगर आप जो है मार्केट की महंगाई सब को देख के पैसे लगाने डिसाइड कर रहे हैं, या अगर मार्केट महंगा है और आप नहीं चाहते पैसे लगाने, तो आप इन पी रेशियो को ट्रैक करके समझ सकते हैं कि अभी मार्केट में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बताता है मार्केट कितना महंगा है या सस्ता है। जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो दोस्तों हम क्या बात कर रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स में जो 50 कंपनियां हैं उनको पुट टुगेदर कितना पी रेशियो बन रहा है, ये उस पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे दोस्तों कि ज्यादा ग्रीन है इसका मतलब मार्केट बहुत सस्ता है और आपको यहां पे अच्छा पैसा इक्विटी में अलोकेट करना चाहिए। जैसे जैसे मार्केट जो है रेड में आता जाता है दोस्तों, तो आपको मार्केट में जो है इक्विटी स्कीम्स में पैसे लगाने कम करने चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत महंगा है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है और मार्केट में करेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप 2023 की बात करें 24 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 22.97 से 23.11 है जुलाई के महीने में, जो ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता है। और यहाँ पे आप कस्टमर का जो इक्विटी एलोकेशन है स्टॉक मार्केट में जो एलोकेशन है वो आप एक डिसेंट पोर्शन रख सकते हैं, एग्रेसिव नहीं जा सकते। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग विच यू शुड बी लुकिंग एट वेन एवर यू आर putting or planning to put money into equities, to look into the P ratio of Nifty and you need to take a relative call। मेरा आपको एडवाइस होगा जब भी आप इक्विटी में निवेश करना का डिसाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर का, तो एक जो आइडियल पी रेशियो निफ्टी का देखें वो होना चाहिए 18 से 20 के बीच में। अगर 18 से 20 के बीच में निफ्टी का पी है तो आप जो है इक्विटी में एक डिसेंट जो है इन्वेस्टमेंट्स अलोकेट कर सकते हैं। अगर 20 से ज्यादा है देन यू स्टार्ट मॉडरेटिंग। लेट्स अज्यूम कि आप 20 से अंदर है, यू आर गोइंग एग्रेसिव, आप 70 75 80% तक इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। जैसे जैसे 20 से ऊपर जाएगा स्टार्ट रिड्यूसिंग दैट बाय 5% 10% अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट्स रिस्क एपेटाइट, सो दैट यू आर गोइंग टू गेट अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो जैसे जैसे पी रेशियो बढ़ेगा 20 से ऊपर जाएगा, आप अपने इक्विटी एलोकेशन को मॉडरेट करते जाइए ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बेटर हो सके। सो दिस इज गोइंग टू बी वन थिंग विच यू शुड बी लुकिंग एट फ्रॉम द मैक्रो पिक्चर। जब आप एक बड़ा पिक्चर डिसाइड करेंगे भाई मैं इक्विटी में कितना लगाऊं, अभी हम लार्ज कैप मिड कैप मल्टी कैप सेक्टोरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम करें अगर आप इक्विटी एज एन एसेट क्लास में निवेश करना चाहते हैं तो इन नंबर्स से आप क्या समझ सकते हैं। सो वंस यू हैव दैट क्लियरिटी, द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग इज यू नीड टू लुक इनटू अदर पैरामीटर्स व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू टेक द डिसीजन कि भाई मार्केट अभी कितना महंगा है कितना सस्ता है, या मार्केट में अभी कितना एलोकेशन करना चाहिए। जैसे हम सिल्वर मेंबरशिप में मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री रिसोर्स देते हैं, तो मैं आज आपको एक दूसरा फ्री रिसोर्स दिखा रहा हूं जहां से आपको बहुत सारा गुड इंसाइट्स मिल सकता है। मैं चाहता हूं सभी लोग क्या करें, आप सभी लोग जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का लेटेस्ट फैक्ट शीट डाउनलोड करें। मैं आपको उसमें से एक ही पैरामीटर चाहता हूं कि आप उसमें यूज करें अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप फैक्टशीट देखें तो उसमें एक मैट्रिक्स आपको मिलती है जिसका नाम है इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स।
ये इनका अपना इजाद किया हुआ इंडेक्स है जो सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड वाले यूज करते हैं। ठीक है। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने ये इंडेक्स को बनाया है जिसका नाम है इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स। क्या नाम है दोस्तों? इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स। अब ये इंडेक्स आपको क्या बताता है? ये इंडेक्स आपको बताता है कि मार्केट में अभी कितना पैसा लगाना चाहिए इक्विटी में या नहीं लगाना चाहिए, कितना कम लगाना चाहिए। जैसे उन्होंने ये बैंड बना दिए हैं, यहां पे अगर आपका इंडेक्स आ रहा है तो कहते हैं भैया पैसा मत डालो, पैसा निकाल लो, क्योंकि मार्केट जो है या इक्विटी मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है। तो जब 130 से ऊपर इनके इंडेक्स की वैल्यू चली जाएगी तो आपको वो कह रहे हैं कि भाई पैसा नहीं डालो, पैसा निकालो इक्विटी से। जब 120 बैंड के नीचे में है तो कहते हैं कि मनी मूव मनी टू डेट मार्केट। जब ये इस बैंड में है, येलो कलर वाले में है जो कि अभी है, तो कहते हैं अभी 114 उनका इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स का नंबर है। तो वो कह रहे हैं न्यूट्रल है, ना पैसा निकालो ना डालो, जैसा है वैसा चलने दो। अगर नीचे वाले इंडेक्स में इनकी वैल्यू आती है, लेट्स अज्यूम यहां पे 100 से नीचे है, तो कहते हैं भाई इक्विटी में निवेश करो। अगर 70 से नीचे है तो कहते हैं भैया जो पैसा जहां से मिले वो स्टॉक मार्केट में डाल दो, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत कम है। तो ये जो है वो हर महीने अपने फैक्टशीट को में पब्लिश करते हैं, जहां पे वो बताते हैं कि अभी इक्विटी में कितना एलोकेशन आपको करना चाहिए, how much money you should be investing in equities that you are going to be learning, or what kind of allocation you should be doing in equity, आप इससे समझ सकते हैं। अभी ये इंडेक्स उन्होंने बनाया कैसे है उसका उन्होंने इनसाइट नीचे दिया हुआ है। अगर आप यहां पे नीचे देखें तो उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है that equity valuation index is a proprietary model of ICICI Pru AMC used for assessing overall equity market valuations. The AMC may also use a model. आप देखिए वो क्या क्या यूज करते हैं to calculate equity valuation index is calculated by assigning equal weights to price to earning, price to book, आप जीसेक इंटू पी ऑफ द मार्केट, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। जो भी इक्विटी मार्केट का मार्केट कैप है उसको अगर आप जीडीपी से डिवाइड करेंगे वो, एंड अदर फैक्टर्स विच द एएमसी में ऐड और डिलीट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, आपका जीसेक का इनटू मार्केट पी रेशियो एंड मार्केट कैप टू जीडीपी, इन सारे फैक्टर्स और उनके इंटरनल जो फैक्टर्स हैं जो रिवील नहीं करना चाहते हैं, उस बेसिस पे उन्होंने ये इंडेक्स बनाया है। और इस इंडेक्स को वो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो करते हैं जब भी आप उनका कोई एसेट एलोकेशन फंड में निवेश करते हैं। जैसे आप उनके बैफ में निवेश करते हैं तो वो इस इंडेक्स को फॉलो करके इक्विटी, डेट या अदर एसेट क्लास में निवेश करने का डिसाइड करते हैं। इसको उन्होंने बैक टेस्ट भी किया है और इसका जो रिजल्ट है वो उन्होंने नीचे जो है आपको दिखाया है। तो मैं इसको थोड़ा, अगर आपने इसको डाउनलोड किया है तो आप नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने जो है जो अपना उन्होंने इंडेक्स बनाया है उसको उसके हिसाब से उन्होंने रिजल्ट को बैक टेस्ट किया है। तो कह रहे हैं कि जब भी डार्क ग्रीन में इंडेक्स था, मतलब जब भी हैविली इन्वेस्ट करने के लिए इंडेक्स का नंबर आया और जब उन्होंने निवेश किया तो नेगेटिव रिटर्न जो है वो जीरो था। देखिए लेस देन 10% जो रिटर्न था वो क्या है? जीरो है। मतलब अगर उनके इंडेक्स ने जो है 80% से मतलब 80 नंबर से ज्यादा है, अगर उनके इंडेक्स ने 80 नंबर से ज्यादा 80 नंबर से कम दिया है दोस्तों, मतलब डार्क ग्रीन में है, और तब आपने इक्विटी में निवेश किया होता तो 10% मतलब लेस देन 10% रिटर्न आने के चांसेस जीरो थे। सबसे ज्यादा रिटर्न, एवरेज रिटर्न 25% का बिना, सबसे ज्यादा 40% के ऊपर बना, और सबसे कम 16% का रिटर्न बना। मतलब वो कह रहे हैं मेरा इंडेक्स जो है बैक टेस्ट करने पे ये रिजल्ट दे रहा है। अगर ग्रीन में है मतलब इंडेक्स की वैल्यू 80 से 100 है
तो कह रहे जूंगा एवरेज बना, ये बना, मैक्स इतना बना, मिनिमम इतना बना, लेस देन 10% रिटर्न 7 टाइम आया। ये क्या है, लेस देन 10% काउंट कितनी बार है, नेगेटिव रिटर्न 0 बार आया, और नेगेटिव रिटर्न परसेंटेज काउंट भी 0 है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं एक बार भी निवेश ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया अगर आप उनके इंडेक्स को फॉलो करके स्टॉक मार्केट में निवेश किया होता। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वैल्यूएशन बढ़ रही है, जब वो मना कर रहे हैं तभी भी अगर आपने निवेश किया होता तो नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा होते। इन नेटसेल क्या कहने का मतलब है दोस्तों, आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं और यू आर एलोकेटिंग मनी इनटू इक्विटी स्कीम्स, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो देयर इंडेक्स मोर ऑफन देन नॉट, यू आर गोइंग टू बी प्रूवन टू बी राइट। समझ रहे हैं आप, आपके कस्टमर के पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। या अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखें तो ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप इनके इंडेक्स को फॉलो करके इक्विटी के एलोकेशन को मॉडरेट करेंगे, जैसे उन्होंने बोला कि अगर 80 से कम इक्विटी इंडेक्स की वैल्यू है तो आप जो क्या करें, इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा करें। 80 टू 100 है तो उसको थोड़ा और कम करें, अगर 100 से ऊपर है तो और कम करें, अगर 120 से ज्यादा है तो अगर आप 100 रुपए में से 60 रुपए लगा रहे हैं तो सिर्फ 20 रुपए लगाएं इक्विटी में, तो आप कस्टमर के पोर्टफोलियो को एक अच्छा मोमेंटम दे पाएंगे, आपके कस्टमर के पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी कम हो पाएगी। इसका दूसरा पहलू क्या है दोस्तों, आप समझें कि जैसे ही आप उनके इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स को देख रहे हैं कि भाई ये 120 से ऊपर चला गया, अभी मुझे इक्विटी में निवेश नहीं करना है या इक्विटी से मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो वो पैसा आप क्या करेंगे, वो पैसा आप दूसरे एसेट क्लास में डाइवर्ट करेंगे। आप डेट में लगा सकते हैं, आप गोल्ड में लगा सकते हैं, और हमने आपको देखा है या आप भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, जब भी इक्विटी मार्केट में करेक्शन आता है तो आपका जो दूसरे एसेट क्लास हैं जैसे डेट है, गोल्ड है, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब क्या, आप एक एक एसेट क्लास से सही टाइम पे पैसा निकाल रहे हैं, दूसरे एसेट क्लास में सही टाइम पे पैसे लगा रहे हैं, तो जहां पे दूसरे लोगों को उनके पोर्टफोलियो में लॉस दिखेगा, आपके कस्टमर को अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट ग्रो होता दिखेगा, और ये आपकी एडवाइजरी के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। That's why we keep telling you that asset allocation is the most important factor which help you to be a different kind of mutual fund distributors in the market. 99% म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, सिर्फ इक्विटी वाले फंड, सेक्टोरल फंड्स, सबसे ज्यादा रिटर्न किस में आ रहा है, डिफेंस फंड में लगाऊंगा, स्मॉल कैप में लगाऊंगा, मल्टी कैप में लगाऊंगा, लेकिन कभी भी वो डेट में, गोल्ड में निवेश का नहीं सोचते हैं। लेकिन हम आपको बार बार यही सिखाते हैं, द एसेट एलोकेशन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू टू जनरेट अल्फा इन योर क्लाइंट्स पोर्टफोलियो, बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन साइक्लिकल नेचर। कभी भी एक एसेट क्लास सालों सालों तक परफॉर्म नहीं करेगा। तो अगर आप सही तरीके का एसेट एलोकेशन करेंगे, जो हमने आपको एमएफडी चैलेंज में सिखाया था, तो आप अपने कस्टमर को हमेशा एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अनदर वे टू लुक इनटू द एलोकेशन विच यू आर गोइंग टू बी डूइंग। The third thing which you need to be keeping in mind is, once you have decided how much you need to allocate in equity, then in that equity space, what is the allocation which you should be doing into various market capitalization or various sectors which you want to put in. तो जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया भाई इक्विटी में एग्रेसिव जाना है या मॉडरेट करना है या कम करना है, तो फिर आप उसमें कैसे उसको इन्वेस्ट करेंगे, कौन से किस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम में आप निवेश करेंगे, इसके बारे में भी आपको समझना जरूरी है। नाउ अज्यूम दैट यू आर लुकिंग एट द मार्केट एंड यू थिंक दैट मार्केट हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव, नाउ माय इक्विटी एलोकेशन हैज टू बी वेरी वेरी मॉडरेट। मुझे बहुत कम इक्विटी में एलोकेशन करना है, क्योंकि कभी भी कितना भी महंगा हो, कितना भी सस्ता हो, कभी भी पूरा पैसा एक एसेट क्लास में नहीं लगाना है, या किसी भी एसेट क्लास को कभी भी जीरो नहीं करना है।
आपको लग रहा भाई इक्विटी मार्केट बहुत ही महंगा है, कल 1,000 पॉइंट 1,00,000 पॉइंट गिरने वाला है, तभी भी इक्विटी एलोकेशन को जीरो कभी नहीं करना है। कुछ ना कुछ पैसा हर एसेट क्लास में हमेशा रहना ही चाहिए। यू कैन इंक्रीज द क्वांटम ऑफ मनी विच यू आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग, बट यू कैन नेवर डू जीरो इन एनी एसेट क्लास। किसी भी एसेट क्लास में आप जीरो एलोकेशन नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ एलोकेशन हर एसेट क्लास में होना ही चाहिए। नाउ अभी आपने डिसाइड किया भाई मुझे इक्विटी में अपने एलोकेशन को 70% से 30% करना है क्योंकि मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो गया। Now, when you are putting money into equities into in an expensive market, always move to the safer investments which are going to be large cap oriented funds. जब भी आप जो है मार्केट में एक्सपेंसिव दिख रहा है, मार्केट महंगा दिख रहा है, मार्केट में फ्लोट दिख रहा है, आप इक्विटी एलोकेशन को कम कर रहे हैं तो लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स में ही निवेश करें। जब आप मार्केट का जो में एग्रेसिव जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा इक्विटी में लगाना चाह रहे हैं, तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए और लार्ज कैप से मूव करके फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप कैटेगरी फंड्स में मूव करना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन कम है, मार्केट में मोमेंटम बनने वाला है। और जब मार्केट में मोमेंटम बनता है तो छोटे कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ते हैं। सो whenever you are going to go aggressive, put more money into mid cap, small cap, sectorals and flexi cap category funds. When you are going for less risky or less aggressive into equities, stick to the large cap formula. Now, once you have done this, then if you want to go little one more step more further, सपोज आप करें भाई मैं फ्लेक्सी कैप फंड कस्टमर को दूंगा, तो फ्लेक्सी कैप फंड में कौन से फंड को देंगे, इसके लिए हमने आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्शन ब्लूप्रिंट कोर्स में सिखा रखा है। टुडे आई वांट टू टेक दिस गेम टू वन मोर लेवल। अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो को देखकर डिसाइड करना चाहते हैं तो आज मैं आपको वो इंसाइट दूंगा। लेट्स अज्यूम आप एक फ्लेक्सी कैप फंड कस्टमर को देना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उस फंड के पोर्टफोलियो को देखें, उसमें फंड मैनेजर ने कौन कौन से सेक्टर में निवेश किया है इसको देखें। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है भाई कि अब आज जो है बैंकिंग सेक्टर लास्ट 1 ईयर में 150% का रिटर्न दे दिया और मेरा फंड मैनेजर जो है सबसे ज्यादा पैसा बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगा के बैठा है, देन दैट फंड हैज टू बी अवॉइडेड। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत चल चुका है। मैं ऐसे सेक्टर में पैसा लगाना प्रेफर करूंगा जो जिसकी वैल्यूएशन कम है, जो बहुत ज्यादा नहीं चला है। तो ये आप कहां पता करेंगे दोस्तों कि कौन से सेक्टर में मोमेंटम आ चुका है, कौन से सेक्टर में मोमेंटम आने वाला है? इसके लिए आपको मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे। मैं आपको मनी कंट्रोल से स्टार्ट करके बताता हूं सो दैट यू आर गोइंग टू गेट द आइडिया। अभी देखिए आप मनी कंट्रोल में अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे मैंने ये जो उनके टैब में खोला हुआ है, तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे ईयर टू डेट में कौन कौन से सेक्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है यहां पे आपको दिख रहा है। सो whenever you are picking any fund or you want to pick any sectoral fund, आप यहां पे देख सकते हैं कि भैया कौन से फंड का या कौन से सेक्टर का परफॉर्मेंस अभी आने वाला है या कौन से सेक्टर की परफॉर्मेंस पीक हो चुकी है। ठीक है, तो आप वो सेक्टर को अवॉइड कर सकते हैं और जिस सेक्टर में परफॉर्मेंस कम है उस सेक्टर में आप ज्यादा रुझान जिस भी फंड का है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। ना आप पूछेंगे भैया कैसे पता चलेगा कौन सी स्कीम ने कौन से सेक्टर में निवेश किया है? ये आप पता कर सकते हैं किसी भी कंपनी के फैक्ट शीट में। आपने ऐसे ही प्रूडेंशियल की फैक्ट शीट डाउनलोड की थी, मैं चाहता हूं आप उस फैक्ट शीट को ओपन करें और किसी भी स्कीम के पोर्टफोलियो को खोल के देखें। जैसे यहां पे देखिए हमने देखा ये कौन सा फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। जब आप इस फंड के पोर्टफोलियो को देखेंगे तो यहां पे आपको काफी क्लियरिटी आएगी कि भाई कौन कौन से सेक्टर में फंड ने निवेश किया है। जैसे यहां पे उन्होंने लिख दिया टॉप 5 सेक्टर्स, तो इसमें है सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने 24% पैसा जो लगाया है वो फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया है, ऑयल एंड गैस में 12% लगाया है, ऑटोमोबाइल में 10% लगाया है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 7.48 पर लगाया है, कंस्ट्रक्शन में 6.80 लगाया है। तो यहां से आपको आइडिया मिलता है दोस्तों कि भैया ये फंड जो है इन्होंने कहाँ पैसे लगाए हैं और कौन कौन से सेक्टर में लगाए हैं, और आप उस सेक्टर में बेट लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैंने आपको दिखाया भाई सेक्टर्स में कौन कौन से चल रहे हैं। यहां पे मैंने आपको बताया कि फंड कौन कौन से सेक्टर में पैसा लगा रहा है। आप दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके आप जो है अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो वी हैव चेंज दिस गेम टू द नेक्स्ट लेवल, यस और नो। अभी तक हमने से एक सिंपल सरल भाषा देखी थी कि भाई फंड को अल्फा बीटा CAGR से चूज करना है। आज मैंने आपको वो रामबाण दिया है जो मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं यूज करते हैं। अगर ये पहली बार आप इस तरह के इनसाइट सुन रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में FT टाइप करेंगे दोस्तों, यस। So this is going to take your game to a very next level, my dear friends. Just follow these instructions, and I am pretty sure that you are going to get a huge outcome from the allocation which you are going to be doing.